Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online class. Dear students, as you all know that these days we are discussing nuclear magnetic resonance spectroscopy और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा था न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल को और इससे रेलेवेंट बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को। तो आज सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर, उसके बाद हम इंस्ट्रूमेंटेशन पे बात करेंगे, स्पेक्ट्रास पे बात करेंगे और एप्लीकेशंस पे बात करेंगे। सो फॉर द सेक ऑफ रिवीजन पहले 2 से 3 मिनट में रिवीजन करेंगे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर आप स्टडी करते हैं मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के आपस में इंटरेक्शन को। सो इट इज़ अ फील्ड और इट इज़ अ स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस विद मैटर। फिर हमने ये स्टडी किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कई किस्म की हो सकती हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, आईआर, माइक्रो एंड रेडियो टाइप ऑफ वेव्स। तो बहुत ज़्यादा इसकी एक रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। उनमें से किसी भी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जब आप पास करते हैं अपने एनालाइट में से, यानी एक ऐसा मटीरियल्स को जिसके आप एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो जो आपके पास डाटा रिकॉर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, उसको आप स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं या स्पेक्ट्रोफोटोग्राफ का नाम देते हैं। जैसे यूवी विजिबल रेडिएशंस को जब आप पास करेंगे अपने एनालाइट के थ्रू, तो वो कैसे इंटरेक्ट करेंगी, वो एक्साइटेशन करा देंगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स की, और जो आपके पास स्पेक्ट्रम आएगा वो आएगा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम। फिर आईआर रेडिएशन को अगर आप पास करते हैं अपने सैम्पल के अंदर से, तो वो उसके अंदर वाइब्रेशनल चेंजेस कॉज कराएंगी, जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशन हमने डिटेल डिस्कशन की हुई आईआर वाले लेक्चर में। और इसका जो स्पेक्ट्रम आएगा आपके पास वो आईआर स्पेक्ट्रम होता है। आईआर स्पेक्ट्रम बेसिकली फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में डिटेल्स देता है आप लोगों को। इसी तरीके से जब आप रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को पास करते हैं अपने एनालाइट के थ्रू, तो इसके अंदर स्पिन रोटेशनल चेंजेस आती हैं, स्पिन फ्लिपिंग होती है, और ये सारे के सारे प्रोसेस के बाद जब डाटा रिकॉर्ड होता है आपके पास, तो NMR स्पेक्ट्रम होता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रम। सो बिकॉज हम न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो आज हमारा बेसिक जो डिस्कशन होगी वो इस लास्ट आउटलाइन से रेलेवेंट होगी। अब इस एक स्लाइड के अंदर बेटा आप लोगों को ब्रीफली इन सारी की सारी जो गिवन पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की टाइप्स मैंने एक्सप्लेन की हैं या ब्रीफली बताई हैं, यूवी विजिबल, आईआर एटसेट्रा, उनसे रेलेवेंट स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ जो हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स जो हैं, उनको ब्रीफली समराइज़ किया गया है यहाँ पर, या यूँ कह लेंगे उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूजेस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टू डिटरमिन द बॉन्डिंग पैटर्न्स। तो इसको हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं। IR spectroscopy measures the bond vibration frequencies in a molecule and is used to determine the functional groups. We have also discussed IR type of spectroscopy in detail, and these days we are discussing this third outline, that is nuclear magnetic resonance NMR spectroscopy. This analyzes the environment of hydrogen in a compound. This gives useful clues as to the alkyl and other functional groups present. तो NMR spectroscopy जो है वो कई किस्म की होती है बेसिकली, जो आगे मैं एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। तो बेसिकली हम लोग जो है NMR को स्टडी करेंगे डिटेल में। इसके अलावा मैस स्पेक्ट्रोमीट्री है जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक्स में से एक टॉपिक होगा। अब डी स्टूडेंट्स, अगर इंट्रोडक्शन दूँ NMR का, तो हम लास्ट लेक्चर्स में ऑलरेडी इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं कि जब रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ को जिनकी रेंज होती है 400 to 900 मेगाहर्ट्ज़, जब उनको पास करते हैं थ्रू द न्यूक्लियाई ऑफ द एटम्स, तो वो जिस किस्म का रिएक्शन शो करती हैं, जैसे इंटरेक्ट करती हैं उसके साथ, जब उसको आप ऑब्ज़र्व करते हैं और वहाँ से डाटा लेकर उसको प्लॉट करते हैं, तो वो डाटा जो प्लॉट आपके सामने आता है वो NMR स्पेक्ट्रम होता है। और NMR स्पेक्ट्रम भी आपको स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी डिटेल्स देता है। अब NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो बहुत सारी टाइप की हो सकती है, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप जो है वो प्रोटॉन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसमें हाइड्रोजन एटम्स को, जिनको आप प्रोटॉन्स भी कहते हैं, उनको आप स्टडी करते हैं कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं और कितनी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट्स के अंदर वो मौजूद हैं। तो इस किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप प्रोटॉन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम देते हैं। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के लिए या प्रोटॉन्स के लिए ही नहीं परफॉर्म की जाती, बाकी बहुत सारे ऐसी न्यूक्लियाई हैं जिनसे रेलेवेंट डिटेल्स को हासिल करने के लिए आप NMR परफॉर्म करते हैं। जो कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर नीचे डिस्कस की गई हैं कि C13 के लिए, N15 के लिए, तो ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ होती हैं।
अब डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक थेरी थी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था एनएमआर का कि कुछ न्यूक्लियाई ऐसी होती हैं जो एनएमआर एक्टिव होती हैं और कुछ न्यूक्लियाई ऐसी होती हैं जो कि एनएमआर इनएक्टिव होती हैं। वो तमाम तर एटम्स जिनके अंदर जिनकी न्यूक्लियस के अंदर आप देखें कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स दोनों ऑड नंबर में हो या दोनों में से कोई एक वैल्यू ऑड नंबर्स में हो, तो वो एनएमआर एक्टिव होते हैं और बाकी न्यूक्लियाई एनएमआर एक्टिव नहीं होती। या यूँ कह लीजिए कि जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर आई की वैल्यू 0 हो, वो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए सूटेबल नहीं होते या एनएमआर इनएक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। और वो न्यूक्लियाई जिनकी स्पिन क्वांटम नंबर की कोई भी वैल्यू है, वो एनएमआर एक्टिव सब्सटेंसेस होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो तमाम तर सब्सटेंसेस जिनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, किस चीज़ की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, वो टाइनी बार मैग्नेट्स की तरह एक्ट करते हैं। और हर वो चीज़ जो टाइनी बार मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, उसकी एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट। तो हमारी न्यूक्लियाई एटम्स की न्यूक्लियाई वो एटम्स जो कि एनएमआर एक्टिव होते हैं, जिनके अंदर ऑड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स या ऑड मास नंबर, ये जो यूँ कह लें कि ऑड नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हों या दोनों वैल्यूज़ ऑड नंबर्स में हों, वो एनएमआर एक्टिव सब्सटेंसेस होती हैं। उनकी पर्टिकुलर वैल्यू होती है स्पिन क्वांटम नंबर की, और वो टाइनी बार मैग्नेट्स के तौर पे रिएक्ट करती हैं और उनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब इस मैग्नेटिक फील्ड को आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, तो ये न्यूक्लियाई खुद को ओरिएंट करने की कोशिश करती हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और ख़ुद को ये कैसे ओरिएंट करेंगी, आइदर अलॉन्ग विद द फील्ड और ऑपोजिट विद द फील्ड, या कितने किस्म की ओरिएंटेशन जो शो कर सकती हैं, उसका तयन किया जाता है इस फार्मूला से जो यहाँ पर गिवन है 2i+1। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने किस्म की ओरिएंटेशन शो करेंगी एक एनएमआर एक्टिव न्यूक्लियाई इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। जैसे हाइड्रोजन के लिए उन्होंने कैलकुलेट किया है, तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू आ रही है 2, यानी 2 किस्म की ओरिएंटेशन हो सकती है। और इस चीज़ को किसी हद तक मैंने लास्ट लेक्चर में भी एलेबोरेट किया था। यहाँ पर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन इसलिए कर रही हूँ कि ये सिर्फ रिवीजन है आप लोगों की। उसके बाद ये स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर हमने स्टडी किया, तो हमने कहा जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रखते हैं अपनी न्यूक्लियाई को, तो दे आइदर ओरिएंट देमसेल्व्स अलॉन्ग विद द फील्ड और ऑपोजिट टू द फील्ड। और वो न्यूक्लियाई जो अलॉन्ग विद द फील्ड खुद को करती हैं अलाइन, यानी इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वो लो एनर्जी स्टेट में होती हैं। और जो ऑपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड करती हैं, वो हाई एनर्जी स्टेट्स में होती हैं। तो ये जो नीचे वाली डायग्राम है, ये आप लोगों को इसी चीज़ को एलाबोरेट करिए। और जो ऊपर वाली डायग्राम है वो शो करिए कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ना मौजूद हो, तो उस केस में रैंडमली ओरिएंट होती हैं ये सारी की सारी न्यूक्लियाई। और जो एरोज़ हैं ये शो कर रहे हैं इनकी एक्सिस को, ये अपने एक्सिस के अलॉन्ग ये स्पिन करती हैं ना, तो इनकी स्पिन मोशन को शो करने के लिए ये एरोज़ शो किए गए हैं। ऑलराइट, अब डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। लास्ट लेक्चर पे भी मैंने आपको समझाई थी कि जब कोई एटम या कोई न्यूक्लियस खुद को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग अलाइन करने की कोशिश करती है, तो वो सीधा उस डायरेक्शन में खुद को अलाइन नहीं कर पाती, बल्कि वो वोबलिंग मूवमेंट शो करना शुरू कर देती है। बिल्कुल वैसी मूवमेंट जब आप दो मैग्नेट्स के सेम पोल्स को एक दूसरे के सामने लेकर आएँ, तो आप ये देखते हैं कि वो बिल्कुल अटैचमेंट नहीं बना पा रहे होते, और जितना आप करीब करने की कोशिश करते हैं वो एक दूसरे से उतना मूवमेंट शो करते हैं और रोटेशनल सी मूवमेंट शो करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जब एक एटॉमिक न्यूक्लियाई खुद को ओरिएंट करने की कोशिश करती है अलॉन्ग द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो वोबलिंग सी मूवमेंट शो करना शुरू कर देती है, जिसको प्रिसीजन कहते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने बड़ी डिटेल में प्रिसेशन कहते हैं, और लास्ट वीडियो में मैंने बड़ी डिटेल में बात की थी प्रिसेशन के ऊपर, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक भी शेयर किया था प्रिसेशन को समझने के लिए। आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उस प्रिसेशन से रिलेटेड उस लिंक को शेयर कर दूँगी, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। वो 3 डायमेंशनल एक रिप्रेजेंटेशन है, आप लोगों को शो किया गया है कि प्रिसेशन जो होती है वो क्या होती है। तो ये दरमियान वाला एरो जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो कर रहा है, और जो साइड वाला एरो है जो इसके इर्द गिर्द मूव करेगा, वो आपकी जो न्यूक्लियाई हैं वो उनकी मूवमेंट को शो कर रहा है। यानी ये जो मूवमेंट है अबाउट द एक्सिस ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये जो रोटेशनल मूवमेंट होगी आपकी न्यूक्लियाई की, ये इसको कहते हैं प्रिसेशन।
और ये जो प्रिसिशन शो कर रही होती हैं न्यूक्लियाई, इनकी अपनी एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो अभी तक हमने ये देखा कि NMR एक्टिव न्यूक्लियाई टाइनी बार मैग्नेट के तौर पे एक्ट करते हैं, जिनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है और उन न्यूक्लियाई ने खुद को रैंडमली ओरिएंट किया होता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करते हैं तो वो खुद को आइदर अलॉन्ग द मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंट करके लो एनर्जी स्टेट में चली जाती हैं, या ऑपोजिट टू द फील्ड ओरिएंट करके हाई एनर्जी स्टेट में चली जाती हैं। और फिर मैंने ये समझाया कि अगर वो खुद को अलॉन्ग द फील्ड अलाइन करने की कोशिश करती हैं तो वो एग्जैक्टली अलॉन्ग द फील्ड अलाइन नहीं हो जाती, बल्कि वो प्रिसेशन शो करना शुरू कर देती हैं, और प्रिसेशन की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अब होता क्या है कि जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की हुई है आपने और प्रिसेशन हो रही है आपकी न्यूक्लियाई की, अगर आप उन न्यूक्लियाई के ऊपर एक्सटर्नल सोर्स से रेडियो वेव्स को डालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियो वेव्स भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जिनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी और आपकी न्यूक्लियाई की जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आपस में मैच कर जाएँ, तो आपकी न्यूक्लियाई एक्सटर्नल सोर्स से आने वाली रेडियो वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, और एनर्जी बढ़ जाती है तो वो हाई एनर्जी स्टेट में आ जाती हैं, यानी कि स्पिन फ्लिपिंग शो करती हैं। इस डायग्राम के ऊपर वाले हिस्से में देखें, उस टाइम वो कंडीशन दिखाई गई है जब रेडियो वेव्स अब्जॉर्ब नहीं की गई, और जो नीचे वाली है वो दिखाई गई है जब रेडियो वेव्स जो हैं वो अब्जॉर्ब हो चुकी हैं। आप इसके साथ गिवन डिटेल्स के ऊपर फोकस ना करें, बल्कि आप जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ उसके ऊपर फोकस करें कि एनर्जी अब्जॉर्ब करने के बाद स्पिन फ्लिपिंग हो गई है, और अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसने खुद को ओरिएंट कर लिया है। और ओरिएंट करके आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड खुद को ओरिएंट कर लेती हैं न्यूक्लियाई, तो हाई एनर्जी स्टेट में होती हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने रेडियो वेव्स को अब्जॉर्ब किया है, तो हाई एनर्जी स्टेट में होंगी अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरीके से प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी को मैंने डिस्क्राइब किया। प्रिसिशनल फ्रीक्वेंसी अगर एक्सटर्नल सोर्स से आने वाली रेडियो वेव्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ रेजोनेंस शो करती है, यानी वो मैच करना होता है, रेजोनेंस शो करना। तो अगर वो रेजोनेंस शो करती है, उसके साथ मैच कर जाती है, तो वो अब्जॉर्ब हो जाएंगी। अगर अब्जॉर्ब हो जाती हैं तो स्पिन फ्लिपिंग हो जाएगी। स्पिन फ्लिपिंग हो जाती है तो अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ओरिएंटेशन हो जाती है न्यूक्लियाई की। ये होता है NMR में। अब इसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ जो है वो हाई एनर्जी स्टेट के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो उसे वापस अपनी लो एनर्जी स्टेट में आना होता है, बिकॉज़ वो हाई एनर्जी स्टेट में स्टेबल नहीं होती। तो ये न्यूक्लियाई जिन्होंने स्पिन फ्लिपिंग शो की है, ये दोबारा से उन रेडियो वेव्स को जिनको इन्होंने अब्जॉर्ब किया हुआ था उनको इमिट कर देंगी, और ख़ुद वापस आ जाएंगी अपनी उस स्टेट के अंदर जो डायग्राम के ऊपर वाले हिस्से में शो की गई है। तो इस दौरान वो जो है दोबारा से रेडियो वेव्स जो अब्जॉर्ब की हुई थी उन्होंने उसको इमिट कर देती हैं, और ये जो इमिटेड रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं इनको कलेक्ट कर लिया जाता है, इनको एम्पलीफाई किया जाता है, और इस डाटा से एक ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। उस ग्राफ को कहा जाता है NMR, और ये NMR स्पेक्ट्रम जो है वो हेल्प करता है आपको स्टडी करने में। ये कुछ इस तरीके का होता है, एंड इट हेल्प्स यू टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल, जो अभी आज के लेक्चर में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी है कि द इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, राइट। तो ये जो इमिटेड रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ होती हैं जिनको लेकर आपने लोगों ने कुछ इस किस्म का NMR स्पेक्ट्रम प्लॉट करना होता है, आप लोगों को याद रखना है कि वो जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑलराइट, तो ये आप लोगों को NMR स्पेक्ट्रम शो किया जा रहा है डियर स्टूडेंट्स। अब ये तो थी बेसिक डिटेल्स। देखिए रिवीजन की पे भी हमने आज ठीक ठाक डिस्कशन कर ली है, बिकॉज आप लोगों को ये कदरे मुश्किल लग रहा था टॉपिक। नाउ वी आर मूविंग हैड towards our today's main discussion, that is the instrumentation spectras and applications। तो अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन को देखूँ प्यारे बच्चों, तो क्या होता है कि FT NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और CW स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दो किस्म के स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स या इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं यूज़ होते हैं इस किस्म की स्पेक्ट्रोस्कोपी को परफॉर्म करने के लिए, और दोनों आपकी टेक्स्ट बुक्स में गिवन है। मैं उनकी डिटेल्स यहाँ पर शेयर आप लोगों के साथ नहीं कर रही। आप लोगों की ये एक्टिविटी है कि वीकेंड के ऊपर आप लोग CW NMR एंड FT NMR का डिफरेंस अपनी बुक से पढ़कर उसका नोट डाउन करेंगे, और वो मेरे साथ डिस्कस करेंगे मंडे को।
नाउ एज अबाउट NMR इंस्ट्रूमेंटेशन, तो आप लोगों को ये एक स्कीमेटिक डायग्राम शो की जा रही है इस इंस्ट्रूमेंट की। बेटा इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि सैम्पल होल्डर, ये जो दरमियान में आपको नोब लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये सैम्पल होल्डर है। और सैम्पल होल्डर, उसके बाद परमानेंट मैग्नेट, इसके दो साइडों पर अगर आप देखें तो दो मैग्नेट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। इन दो मैग्नेट्स को अगर मैं शो करना चाहूँ तो ये नोज़ल के साइडों पर जो दो मैग्नेट्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। अब रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर जो है वो ट्रांसमिट करेगा, रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ को पास ऑन किया जाएगा इसके थ्रू, और पास करने के बाद ये अब्जॉर्ब कर लेंगी। अब्जॉर्ब करने के बाद स्पिन फ्लिपिंग वगैरह होगी। स्पिन फ्लिपिंग होने के बाद रेडियो फ्रिक्वेंसीज़ जो हैं वो इमिट हो जाएंगी, उनको दोबारा कलेक्ट कर लिया जाएगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर लगा होगा, फिर डिटेक्टर होगा। डिटेक्ट करने के बाद जो है उसका ग्राफ प्लॉट कर लिया जाएगा। तो ये डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर गिवन है। मैं इसको एक दफ़ा स्टडी कर देती हूँ कि सैम्पल होल्डर है, परमानेंट मैग्नेट है, मैग्नेट कॉइल्स हैं, स्वीप जनरेटर, रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर। इन सारे के सारे पार्ट्स से रेलेवेंट जो इनके फंक्शंस हैं वो यहाँ पर गिवन है, आप इनको स्टडी कर सकते हैं। तो ये सिर्फ एक रीड आउट करने से रेलेवेंट एक चीज़ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं खुद। अच्छा, ये जो 6 पॉइंट है ये थोड़ा सा स्लाइड की सेटिंग में प्रॉब्लम हुआ है। ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर है, जो रिसीवर एंड पर आप लोगों को शो किया जा रहा है, ये एक्चुअली हेडिंग का हिस्सा है, रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर। और रेडियो फ्रिक्वेंसी रिसीवर का काम होता है रेडियो रिसीवर कॉइल्स दैट डिटेक्ट्स रेडियो फ्रिक्वेंसी इमिटेड एज न्यूक्लियाई रिलैक्सेस टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो जैसे इमिट की जाती हैं रेडिएशन, जब न्यूक्लियाई अपनी रेडिएशंस को इमिट करके खुद रिलैक्स हो जाती हैं, दोबारा लोअर एनर्जी स्टेट में आ जाती हैं, तो उनको जो रिसीव करता है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन सारे के सारे पार्ट्स को रीड आउट कर लेना है, बिकॉज़ ये मेन डिस्कशन का हिस्सा नहीं है। जो मेन डिस्कशन है, जो समझने की चीज़ है, वो है स्पेक्ट्रम्स। तो मैं स्पेक्ट्रम की तरफ मूव करती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, स्पेक्ट्रास को समझने से पहले आप लोगों को एक पर्टिकुलर टर्म को समझना बड़ा ज़रूरी है, वो है केमिकल शिफ्ट। अब आप देखें कि डिफरेंट चीज़ों को स्टडी करने के लिए कुछ रेफरेंस मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। NMR स्पेक्ट्रास को स्टडी करने के लिए एक रेफरेंस सब्सटेंस ऐड किया जाता है आपके सैंपल के अंदर, जिसको कहते हैं TMS, राइट, टेट्रा मिथाइल साइलेन, TMS। तो TMS को ऐड किया जाता है, और जब डाटा प्लॉट किया जाता है, तो डाटा प्लॉट होने के बाद जब NMR स्पेक्ट्रम आपके सामने आता है तो कुछ इस किस्म का आता है। ठीक है, अब ये पीक्स क्या शो करती हैं, ये सारी डिटेल्स क्या है, मैं वन बाय वन डिस्कस करने जा रही हूँ। लेकिन आप लोग एक चीज़ को समझ लें कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग केमिकल शिफ्ट को शो किया जा रहा है, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो है वो अब्जॉर्प्शन को शो किया जा रहा होगा, राइट। तो ये ग्राफ जो है ये आप लोगों को शो किया जा रहा है केमिकल शिफ्ट वर्सेस अब्जॉर्बेंस। अब देखेंगे ये जो ज़ीरो केमिकल शिफ्ट है, जो पार्ट्स पर मिलियन में शो की जा रही है, ज़ीरो के ऊपर वैल्यू जो है वो शो की जा रही है TMS की, यानी कि ज़ीरो केमिकल शिफ्ट के ऊपर जो पीक आएगी टेट्रा मिथाइल साइलेन की, वो हमेशा क्या आएगी, ज़ीरो। यानी इस पीक को हम लोग अपनी रेफरेंस पीक कंसिडर कर लेते हैं। आपके पास जो भी स्पेक्ट्राज आते हैं NMR के केस में, उसके अंदर जो ज़ीरो के ऊपर ज़ीरो केमिकल शिफ्ट के ऊपर जो आप लोगों को पीक नज़र आएगी, वो हमेशा टेट्रा मिथाइल साइलेन की पीक होगी, TMS की। ये यहाँ पर आप लोगों को शो किया जा रहा है। और बाकी जो डिफरेंट पीक्स हैं वो आपके गिवन सब्सटेंस से रिलेटेड होंगी। लेट्स सपोज कि मैंने ये जो स्पेक्ट्रम है ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लिया हुआ है, यानी कि मैं प्रोटॉन टाइप NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स को मैंने डिस्कस करना है, ये डिटर्मिन करना है। तो आप लोग ये देखें, TMS की पीक से जो बाकी पीक्स का डिफरेंस आ रहा है, इसको आप लोग केमिकल शिफ्ट का नाम देते हैं। ठीक है, इट मस्ट बी क्लियर टू यू ऑल कि ये जो TMS की पीक आ रही है ज़ीरो केमिकल शिफ्ट के ऊपर, इससे जो दूसरी पीक्स का डिफरेंस है, इसको केमिकल शिफ्ट कंसिडर किया जाता है। अच्छा जी, केमिकल शिफ्ट इज़ डिफाइंड एज अ डिफरेंस इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि यूनिट है। डिफरेंस को पार्ट्स पर मिलियन में आप देखें, बिटवीन द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज ऑफ अब्जॉर्ब्ड प्रोटॉन्स एंड टेट्रा मिथाइल साइलेन हाइड्रोजन्स। यानी आपके गिवन सैंपल के अंदर मौजूद जो हाइड्रोजन्स हैं और जो TMS आपने उसके अंदर रेफरेंस मटेरियल डाला है, उसके स्ट्रक्चर के अंदर जो हाइड्रोजन्स हैं, उन दोनों टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स में रेडियो फ्रीक्वेंसी को अब्जॉर्ब करने का कितना डिफरेंस है, या आप यूँ कह लें कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का कितना डिफरेंस है, इस चीज़ को केमिकल शिफ्ट का नाम दिया जाता है। जो ग्राफ में आप लोगों के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैं आप लोगों को ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ।
तो आप ये याद रखें कि आप अपने सैम्पल के अंदर TMS को ऐड करते हैं। TMS के अंदर भी हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, आपके सैम्पल के अंदर भी हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, लेकिन उन दोनों हाइड्रोजन्स के अंदर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, जिसको पार्ट्स पर मिलियन में शो किया जा रहा है, और इस डिफरेंस को आप लोग कहते हैं केमिकल शिफ्ट। और डाटा के अंदर आप लोगों को डाटा जब प्लॉट किया जाता है तो उसके अंदर कैसे शो की जाती है वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को शो कर दी है। अच्छा, यहाँ पर इट हैज़ बीन मेंशन दैट TMS इज़ द मोस्ट कॉमन रेफरेंस कंपाउंड इन NMR, और इसकी हमेशा केमिकल शिफ्ट की पीक जो होती है, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू जो होती है वो 0 आती है, यानी कि इसकी पीक हमेशा 0 के ऊपर आएगी। ऑल राइट, सो डियर स्टूडेंट्स, ये एक केमिकल शिफ्ट को शो करने के लिए मैंने आप लोगों को स्पेक्ट्रम शो किया था। इसकी डिटेल अभी होगी आगे, आप लोगों को याद रखना है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ कि 0 के करीब करीब जो वैल्यूज़ आएंगी या जो पीक्स आएंगी, आप उनको नाम देते हैं अपफील्ड पीक्स का नाम देते हैं। और जो पीक्स दूर आती हैं TMS से अवे आती हैं, जैसा कि पीक आई हुई है आप लोगों के पास 4 वैल्यू के ऊपर पीक्स आई हुई हैं, तो ये होंगी डाउन फील्ड। अपफील्ड और डाउन फील्ड 2 किस्म की पीक्स आती हैं आप लोगों के स्पेक्ट्रास में। जो TMS के करीब करीब पीक्स बनती हैं वो आपके स्पेक्ट्रम्स में पहले बनने वाली पीक्स होती हैं, जिनको अपफील्ड का नाम दिया जाता है, और जो बाद में बनती हैं आपके स्पेक्ट्रा में विच आर अवे फ्रॉम TMS पीक, उसको आप लोग नाम देते हैं डाउन फील्ड का। वजह क्या होती है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कुछ प्रोटॉन्स होते हैं शील्डिंग, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस शील्ड्स द न्यूक्लियस फ्रॉम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एंड सिग्नल्स आर अपफील्ड इन NMR। आपने याद रखना है कि जिन न्यूक्लियाई को आप लोग स्टडी कर रहे हैं, अगर उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी शील्ड कर देगी उस न्यूक्लियस को, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप फॉल कर रहे हैं न्यूक्लियस के ऊपर, वो डायरेक्टली उस न्यूक्लियस तक नहीं पहुंच पाएंगे, वो शील्ड कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस को। और जो शील्डेड न्यूक्लियस आपके पास होती हैं, न्यूक्लियाई आपके पास होती हैं, उनकी पीक्स जो बनती हैं वो अप फील्ड NMR स्पेक्ट्रम के अंदर अप फील्ड पीक्स होती हैं, यानी वो पहले बनने वाली पीक्स होती हैं विच आर क्लोज टू द TMS। और जो लो इलेक्ट्रो डेंसिटी वाली न्यूक्लियाई होती हैं उनकी न्यूक्लियस डी शील्डेड होती है, यानी कि उनकी न्यूक्लियस तक डायरेक्ट रेडियो वेव्स पहुंच रही होंगी जो आप लोग एक्सटर्नल सोर्स से डाल रहे हैं, और उनके केस में जो पीक्स बनती हैं वो डाउन फील्ड पीक्स होती हैं, ये डाउन फील्ड सिग्नल्स होते हैं आप ये कह सकते हैं, एंड विच आर फॉर्म्ड अवे फ्रॉम द TMS। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स हैं केमिकल शिफ्ट के हवाले से जो आप लोगों ने याद रखने हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी ऑफ पाई सिस्टम्स एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सारी बड़े अहम किरदार अदा करती हैं इन डिटर्मिनिंग द केमिकल शिफ्ट। लेकिन यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रुप अगर अटैच हो जाता है किसी भी कार्बन हाइड्रोजन सिस्टम के साथ तो वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, और अगर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दिया जाए तो आपको पता है कि डी शील्डिंग हो जाती है, और अगर डी शील्डिंग हो जाती है तो इसका मतलब है पीक्स TMS से दूर बनेगी, अवे फ्रॉम TMS। इसको समझे। यहाँ पर ये देखें, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक शो किया गया है मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने किस्म के हाइड्रोजन्स हैं। सबसे पहले टर्मिनल हाइड्रोजन देखें CH3 जो लगा हुआ है A, जिसको A से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ हाइड्रोजन्स हैं जिसको येलो कलर से शो किया जा रहा है, और इसको CH2 ग्रुप के जो है वो हाइड्रोजन्स हैं। उसके बाद एक दरमियान में कार्बोनाइल ग्रुप आ रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है जिसकी मैंने अभी जिक्र किया पीछे कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप अटैच हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाए तो डी शील्डिंग हो जाती है, और अगर डी शील्डिंग हो जाए तो पीक दूर बनती है। तो ये देखें, कार्बोनाइल ग्रुप C++ डायरेक्टली अटैच है CH3 वाले हाइड्रोजन्स के साथ, तो इसका मतलब है कि डी शील्डिंग हो जाएगी इन प्रोटॉन्स की, और इनके केस में जो पीक है वो TMS से सबसे दूर पीक आनी चाहिए। तो अगर आप अपने स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं तो आप गौर से देखें कि A की निस्बत जो B की पीक है वो TMS से दूर है। और अगर आप बात करते हैं CH2 की, ये जो C वाले हाइड्रोजन शो किए गए हैं, तो इनकी पीक्स आपके स्पेक्ट्रम में सबसे दूर आ रही है, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो है ऑक्सीजन वो डायरेक्टली अटैच है इस ग्रुप के साथ। तो अगर आप C और B टाइप हाइड्रोजन्स को कंपेयर करें तो B टाइप हाइड्रोजन का जो ग्रुप है CH3, ये डायरेक्टली अटैच है एक और कार्बन के साथ, जबकि CH2 ग्रुप जो है ये अटैच है ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिव
पॉजिटिव ग्रुप ज़्यादा होगा उतना ही जो है डी शील्डिंग ज़्यादा होगी, और जितनी डी शील्डिंग ज़्यादा होगी डियर स्टूडेंट्स उतनी पीक जो है वो टीएमएस से दूर बनेगी। तो आप लोगों ने अभी ये देखना है कि सी जो टाइप ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनकी पीक टीएमएस से सबसे दूर बन रही है, ये डाउन फील्ड सिग्नल्स हैं, और जो ए टाइप और बी टाइप हाइड्रोजन के सिग्नल्स हैं वो अप फील्ड सिग्नल्स शो किए जा रहे हैं। तो अभी तक मैंने डिटेल्स में सिर्फ इतनी बात आप लोगों को शो की है कि पीक्स कितने किस्म की टीएमएस एक पीक होती है जो रेफरेंस सब्सटेंस की पीक होती है। इसके अलावा जो है शिफ्ट क्या होती है, आपके जो पर्टिकुलर सिग्नल्स हैं उनकी जो दूरी होती है आपकी टीएमएस पीक से, उसको केमिकल शिफ्ट का नाम दिया जाता है प्यारे बच्चों। और अब कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो ये हैं कि 3 डिफरेंट जगहों पर आपको पीक्स नज़र आ रही हैं। एक पीक्स जो हैं ए और एक बी टाइप पीक्स हैं और एक सी टाइप पीक्स हैं। जितनी डिफरेंट जगहों पर पोजीशंस पर आपको पीक्स नज़र आ रही होती हैं इसका मतलब है उतने डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं या आपके मॉलिक्यूल के अंदर, और उतनी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर प्रोटॉन्स मौजूद हैं। जैसे कि CH3 जो टर्मिनल ग्रुप है, जो ए टाइप ऑफ प्रोटॉन है वो बिल्कुल टर्मिनल पे मौजूद है तो उनकी इन्वायरमेंट फ़र्क होगी। फिर जो सी टाइप हैं CH2 ग्रुप का हिस्सा है, उनकी इन्वायरमेंट फ़र्क है कि एक साइड से वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हैं, और फिर जो दूसरी टर्मिनल के ऊपर CH3 जो बी टाइप प्रोटॉन्स जुड़े हुए हैं वो कार्बोनाइल ग्रुप के साथ अटैच है तो उनकी भी इन्वायरमेंट फ़र्क है। तो इस लिहाज से आपकी स्पेक्ट्रम के अंदर 3 डिफरेंट जगहों पर पीक्स आई हैं। 3 डिफरेंट जगहों पर पीक्स का आना मतलब है 3 डिफरेंट सिग्नल्स, और 3 डिफरेंट सिग्नल्स का मतलब ये है कि आपके प्रोटॉन्स आपके मॉलिक्यूल के अंदर 3 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के अंदर मौजूद हैं, राइट। तो पहले नंबर पे मैंने केमिकल शिफ्ट के बारे में बात की, अब मैंने सिग्नल्स की बात की है डियर स्टूडेंट्स। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं जो मैं साथ साथ डिस्कस कर देती हूँ कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ NMR इज़ बेस्ड ऑन द हाइड्रोजन वन। अच्छा, इसको आप पढ़ सकते हैं, इतनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स नहीं हैं। ये एक और मालिक्यूल का स्पेक्ट्रम शो किया गया है आपको। आप देख सकते हैं कि 3 किस्म के हाइड्रोजन्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो CH3 का हिस्सा हैं, जो CH2 का हिस्सा है और जो OH का हिस्सा है, इसलिए 3 डिफरेंट सिग्नल्स आप लोगों को यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। और ये जो बेंजीन है इसका स्पेक्ट्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि बेंजीन के ये बेंजीन मॉलिक्यूल के 6 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर के ऊपर 2 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं, लेकिन 6 के 6 कॉर्नर्स जो हैं वो एक जैसी कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लिहाजा ये सारे के सारे हाइड्रोजन एक ही कंडीशन में एग्जिस्ट कर रहे होंगे। इसलिए NMR स्पेक्ट्रम जो बेंजीन का बनाया जाता है उसके अंदर एक ही इंटीग्रेटेड पीक नज़र आ रही होती है आप लोगों को, जिसकी वैल्यू 7.26 के ऊपर है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपने स्पेक्ट्रम को कैसे स्टडी करना है बेटा, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स यानी कितनी डिफरेंट जगहों पर पीक्स हैं ये शो करता है कि कितने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटॉन्स आप लोगों के पास मौजूद हैं। पोजीशन ऑफ सिग्नल, ये किस किस पोजीशन के ऊपर सिग्नल आ रहे हैं ये इंडिकेट करता है केमिकल शिफ्ट को। अच्छा, रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ सिग्नल्स, कुछ सिग्नल्स जो होते हैं उनकी पीक्स बहुत ऊंची जा रही होती हैं और कुछ सिग्नल्स होते हैं उनकी पीक्स छोटी होती हैं। तो जिस सिग्नल की पीक ज़्यादा हो, जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब है उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उनका नंबर, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं, प्रोटॉन्स जो हैं या हाइड्रोजन एटम्स जो हैं उनका नंबर सबसे ज़्यादा है। आप लोग इसको यूँ समझ सकते हैं, मैं आप लोग को एग्जांपल देती हूँ यहाँ पर कि ये देखें, इस एक पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर CH3 टाइप ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, यानी कि CH3 जो एक हिस्सा नज़र आ रहा है आपको मॉलिक्यूल का, उसके अंदर सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन एटम्स लगे हुए हैं, लिहाजा इसकी बनने वाली पीक सबसे इंटीग्रेटेड पीक है, सबसे ऊंची पीक नज़र आ रही है। उसके बाद CH2 की पीक और OH की पीक्स आपको नज़र आ रही हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड पीक उसी की नज़र आएगी जिसके सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। बिल्कुल इसके केस में भी यहाँ पर शो किया जा रहा है ऐसे ही। ऑलराइट, सो दैट वाज अबाउट द इंटेंसिटी ऑफ द पीक। इंटेंसिटी ऑफ द पीक के बाद आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ सिग्नल्स इंडिकेट करता है नियर बाय न्यूक्लियाई को। बहुत सारी डिटेल्स आपके हिस्सा नहीं है सिलेबस का, जिनको मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, के बाद कुछ एप्लीकेशंस हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या रोल प्ले करते हैं, ऑर्गेनिक सॉलिड्स में इनका क्या रोल है, और इस तरीके से पॉलीमर्स और रबर्स वगैरह के स्ट्रक्चर को डिटर्मन करने के लिए, पेप्टाइड्स और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिटर्मन करने के लिए, उनके अंदर हाइड्रोजन एटम्स को जानने के लिए हम लोग NMR का इस्तेमाल करते हैं। अदर दैन दैट आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी की फील्ड में आपके ब्रेन की स्कैनिंग वगैरह के लिए भी इसको एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसको MRI टेक्निक का नाम दिया जाता है, और वो MRI टेक्निक में भी
NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस जो एक पर्टिकुलर टर्म है या जो एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। बाकी आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं इसकी एप्लीकेशंस को। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।